स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट हम कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 3 है जिसका चैप्टर नंबर 2 भारत में बजट चक्र यानी कि जो बजट साइकिल होती है इंडिया में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो भारत में बजट व्यवस्था के इतिहास पर चर्चा कीजिए, ठीक है। यानी कि बजट व्यवस्था किस तरह से उसका विकास हुआ है, उसकी क्या क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में डिस्कस करना है इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार बजट आधुनिक परिघटना का एक परिणाम है, यानी कि जो बजट की शुरुआत है बेसिकली वो बताई जाती है कि ये जो आज के टाइम पे प्रेजेंट में जो आधुनिक परिघटनाएं घटनाएं हो रही हैं उनके परिणाम स्वरूप वहां पे हुई है। आज के कंटेक्स्ट में मतलब कि जब ब्रिटिश शासन का उदय हुआ था तो वहां से हमें बजट की शुरुआत देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं था, प्राचीन भारत में भी जो बजट व्यवस्था थी उसका प्रावधान था, यानी कि प्राचीन भारत में भी बहुत उन्नत उन्नत किस्म की बजट व्यवस्थाएं विद्यमान थी। उस समय भी बजट काफी विस्तार से बनाया जाता था, जिस तरह से आज से बनाया जाता है, आज बनाया जाता है, उसी समय पहले भी बजट को बहुत ही लंबे प्रोसेस से बनाया जाता था। और जो आधुनिक बजट पद्धति है उसका विकास ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, हाँ, लेकिन बजट का शुरुआत जो बजट की जो पूरी व्यवस्था की शुरुआत है वो ब्रिटिश शासन से नहीं हुई है। वो इंडिया में बजट बहुत टाइम से है, प्राचीन भारत से चलता आ रहा है। लेकिन जो आज के टाइम पे हम बजट के जिस सीक्वेंस को, उस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिश शासन के द्वारा उसका विकास किया गया है, ठीक है। तो पूरी पूरे पूरे के पूरे बजट व्यवस्था की पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए हम बजट व्यवस्था और उसके जो विकास है, उसका विकास का क्रम है, उसको पहले तो हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं पूर्व औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था, औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था, और जो थर्ड है वो है उत्तर औपनिवेशिक शासन काल में बजट व्यवस्था। अब पूर्व औपनिवेशिक शासन काल में यानी कि जो जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बजट व्यवस्था किस तरह से काम करती थी, या फिर जो प्राचीन भारत है उसमें कैसे काम करती थी, ठीक है। उसके बाद औपनिवेशिक शासन काल में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने किस तरह से बजट व्यवस्था का या फिर जो वित्तीय संसाधन है उनका उपयोग करना शुरू किया था। उत्तर औपनिवेशिक शासन काल में यानी कि जब अंग्रेज भारत से गए उसके बाद में हमारे जो उद्देश्य थे, हमारे देश में बजट व्यवस्था का किस तरह से प्रचलन हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, वो सारा का सारा इसमें आता उत्तर औपनिवेशिक शासन काल में, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व औपनिवेशिक शासनकाल में बजट व्यवस्था, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले या फिर प्राचीन भारत में किस तरह से बजट व्यवस्था विद्यमान थी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में भी बजट की एक उन्नत व्यवस्था विद्यमान थी, एक यानी कि बहुत अच्छी किस्म की जो बजट व्यवस्था थी वो यहाँ पे थी प्राचीन भारत में। इसकी जो जानकारी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कौटिल्य द्वारा यानी कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक से प्राप्त होती है, ठीक है। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा जो रचित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसकी बजट व्यवस्था की, ठीक है। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन में श्रेष्ठ बजट व्यवस्था का यहाँ पे हमें वर्णन मिलता है, यानी कि जो जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो यहाँ पे बताई जाती है। और उसी बुक के अंदर में एक बजट व्यवस्था का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है जो कि उस टाइम की सर्वश्रेष्ठ बजट व्यवस्था थी। इसमें खातों के रख रखाव, जांच से संबंधित विस्तृत व सूक्ष्म नियमों का वर्णन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो राज्य के अलग अलग जो खाते होते हैं उनका किस तरह से रख रखाव किया जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो भी छोटे छोटे या फिर जो बड़े बड़े नियम थे, व्यापक एवं सूक्ष्म नियम थे, उनका यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे जो मंत्री होता था यानी कि जो वित्त मंत्री था वो कोषागार में जमा राशि यानी कि जो हम अभी सेविंग मनी है वो, और परियोजनाओं का यहाँ पे लेखा जोखा रखता था, यानी कि हमारे पास अभी कितने प्रेजेंट में फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हम चलाने वाले हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं चल चुकी हैं। तो इन सब का जो पूरा मेंटेनेंस का काम था वो सारा का सारा वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता था, ठीक है। फिर बात करते हैं औपनिवेशिक शासन काल में बजट व्यवस्था,
यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो किस तरह से काम किया था। फिर ब्रिटिश शासन काल में बजट व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई थी। ठीक है, यानी कि अब देश में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत किया था। ठीक है, 1833 तक मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ये जो तीनों प्रांत थे, प्रिंसली स्टेट जिनको बोला जाता था, ये तीनों के तीनों वित्तीय मामलों में स्वतंत्र थे, यानी कि ये तीनों अलग अलग से अपने निर्णय वित्त मामलों में ले सकते थे। यहाँ केंद्रीकृत वित्त व्यवस्था का अभाव था, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था का अभाव था जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन पे अधिकार सिर्फ एक सत्ता का होता था। ठीक है, तो उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसने क्या किया था कि ये जो पूरा पूरा जो सिस्टम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक वित्तीय व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, यानी कि किसी एक अथॉराइज्ड पर्सन के पास में ये पावर नहीं दे रखी थी कि वो उस तरह से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करे, उनको ऑर्गेनाइज वे में स्पेंड करे। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि जो चार्टर अधिनियम आया था 1833 में, उसमें राजस्व के नियंत्रण एवं निर्देशन का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था इसके अंदर में। ठीक है, चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर बात करते हैं उत्तर औपनिवेशिक शासन काल में, यानी कि जब अंग्रेज भारत से चले गए थे, भारत आजाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति, उसके बाद में बजट व्यवस्था कैसे आई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वित्तीय व्यवस्था के उद्देश्यों, नीतिगत ढांचों में व्यापक परिवर्तन हुए। अब जो हमारा देश था वो आजाद हो चुका था। ठीक है, उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, तो हमारी जो वित्तीय व्यवस्था थी, उसके जो उद्देश्य थे, उसकी जो कुछ योजनाएं थी, कुछ नीतियां थी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। ठीक है, संसाधनों को, जो हमारे पास संसाधन थे उनको परिवर्तित लक्ष्यों के अनुरूप परिवर्तित किया गया, इनको हमारी जो नीड्स थी उनके अनुरूप उनको चेंज किया गया था। भारत में जो बजट प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तक दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करती है, यानी कि पूरी की पूरी जो बजट प्रक्रिया है उसका वर्णन हमें आर्टिकल 112 से लेके आर्टिकल 117 तक हमें यहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो संसद होता है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये कहता है हमारा संविधान। फिर बात करते हैं बजट चक्र क्या है तथा भारत में बजट प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बजट चक्र होता क्या है। तो अलग अलग प्रक्रिया को समयबद्धता प्रदान करने के लिए बजट प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बजट चक्र होता कुछ नहीं, बस एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको एक पीरियोडिसिटी देने के लिए, समयबद्धता देने के लिए उसको एक चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को एक बजट के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सरकार के पास जितना भी टैक्स वगैरह आता है वो उसको अपनी मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकती है। उसको खर्च करने के लिए उसको सबसे पहले जो संसद होती है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है, तभी वो आगे काम कर सकती है, बजट को खर्च कर सकती है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यानी कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसको एक चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये जो चक्र है इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बजट निर्माण, यानी कि बजट का फॉर्मेशन। दूसरा होता है बजट का विधिकरण, यानी कि बजट को एक कानूनी रूप दिया जाता है यहाँ पे। और फिर लास्ट में आता है बजट का क्रियान्वयन, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो तीनों स्टेप को हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट निर्माण की, यानी कि जो बजट फॉर्मेशन है, किस तरह से बजट को फॉर्मेट किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया का शुभारंभ सितंबर से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि बजट बनाने का पूरा काम है वो सितंबर में शुरू हो जाता है। बजट तैयार करने में 4 मंत्रालय मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाते हैं, भाग लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय जो एक लीडर का काम करता है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। फिर नीति आयोग जो कि योजनाएं वगैरह बनाने का काम करता है। सामान्य प्रशासन मंत्रालय और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये 4 मंत्रालय हैं जो यहाँ पे भाग लेते हैं जो बजट होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया में। तो बजट प्रस्तुत होने से 6 महीने पूर्व वित्त मंत्रालय एक परिपत्र जारी करता है, यानी कि एक लेटर जारी करता है, जिसमें विभिन्न विभागों से उनके अनुमानित व्यय का एक आंकड़ा मांगा जाता है। ठीक है, यानी कि आप फ्यूचर में कितना खर्च कर सकते हो उसका हमें एक ब्यौरा दो, उसका एक आंकड़ा दो। ठीक है, उस पहले प्रेडिक्शन करो कितना खर्च कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, फिर उसका एक जो डिटेल्ड रिपोर्ट होता है वो हमें भेजो। ठीक है, तो ये जो काम होता है वो बजट प्रस्तुत होने से 6 महीने पहले किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा में। ठीक है, फिर उसके बाद इस परिपत्र का जवाब जो अलग अलग विभाग होते हैं वो उनको देते हैं। उसके बाद में बजट बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो शुरू किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप आता है उसमें होता है कि जो बजट होता है उसका विधिकरण किया जाता है, यानी कि उसको एक कानूनी रूप दिया जाता है, उसका एनेक्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बजट प्रस्तुतिकरण होता है, यानी कि बजट को पेश किया जाता है। भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को पेश करता है मोस्टली केसेस में। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें वित्त मंत्री बजट को पेश नहीं कर सकता, तो अन्य जो सहायक मंत्री होता है वो उस बजट को पेश करता है। ठीक है, बजट को यहाँ पे पेश किया जाता है। बजट के जितने भी उद्देश्य होते हैं, उसके जितने भी लक्ष्य होते हैं, टैक्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इन सब की जो योजनाएं होती हैं उन सबको बजट के अंदर में दिया जाता है उसके प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, फिर यहाँ पे आम बहस होती है, यानी कि जनरल डिबेट होती है उस बजट को लेकर कि इस जगह पे इतना कम खर्च किया गया है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी मांगों को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक डिबेट होती है जहाँ पे पक्ष विपक्ष के लोग आपस में तर्क वितर्क करके यहाँ पे बजट के अंदर में संशोधन करते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि इसमें ये जो योजनाएं यहाँ पे ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं यहाँ से थोड़ा सा पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि उससे जो प्रतिफल है या फिर जो आउटपुट है वो हमें कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आम बहस या फिर जो जनरल डिबेट्स वगैरह होती हैं वो सारी सारी सेकेंड स्टेप में होती है। फिर आम बहस हो जाने के बाद में यहाँ पे फिर एक अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है। अच्छा, ये जो आम बहस होती है उसके बाद में जो पार्लियामेंट होती है उसको 1 महीने के लिए स्थगित किया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है कि जो वहाँ का एक जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि संसद को स्थगित कर देते हैं और जितनी भी संसदीय कमेटियां होती हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज वगैरह होती हैं, उनसे जांच करवाता है कि जिन जिन आयोगों ने जो रिपोर्टें वगैरह पेश की हैं कि हमें इतना धन चाहिए, इतनी धनराशि चाहिए, क्या वो सच है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो जांच होती है वो आम बहस के बाद और अनुदान की मांगों पर मतदान से पहले किया जाता है। ठीक है, मांगे ठीक हो जाने के बाद, सब कुछ जांच वगैरह होने के बाद में, तो अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है। अब अनुदान की मांगों पर मतदान करने पर क्या होता है कि जो विभाग होते हैं अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा मांगते हैं, ठीक है, उन पर मतदान किया जाता है, उन पर वोट वगैरह दिया जाता है। तो इसी बीच में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम कटौती प्रस्ताव बोलते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुदान की मांगों पर मतदान के बाद में एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, तो विनियोग विधेयक यानी कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जहां पे सरकार को ये बताया जाता है कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, यानी कि एक ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स या फिर जो बजट होता है उसको खर्च करने से संबंधित यहाँ पे विवरण दिया जाता है। विनियोग विधेयक को पारित करने के बाद में उसके बाद बात आती है वित्त विधेयक की। इसमें ये बताया जाता है कि हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, हम पैसा खर्च तो करेंगे लेकिन खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, वित्त विधेयक में ये बताया जाता है। तो वित्त विधेयक में यानी कि जो फाइनेंस बिल होता है उसमें ये बताया जाता है कि हम ये पैसा कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो वित्त विधेयक में जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है, कर से आता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो कर होते हैं उनका वर्णन वित्त विधेयक में शामिल किया जाता है, उसको पारित किया जाता है कि हम ये टैक्स लगाएंगे तो हमें वहां से प्राप्त होगा पैसा, और फिर हम उस पैसे को जो अलग अलग स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं उनके अंदर में हम उसको खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है बजट विधिकरण का चलता है यहाँ पे। अब फिर बजट पूरा का पूरा जो काम होता है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में उसको एनेक्ट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो बजट का क्रियान्वयन कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक उसका रोल होता है कि सबसे की जो बजट होता है उसको कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित करना चाहिए। ठीक है, तो बजट का क्रियान्वयन अलग अलग संगठनात्मक स्तर पर किया जाता है, अलग अलग लेवल पर बजट का एक जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किया जाता है। जो वित्त मंत्रालय होता है विभागों को आवंटित धनराशि के बारे में परामर्श देता है। ठीक है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस वगैरह देता है कि आपको ये पैसा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्च करना है। प्रत्येक विभाग धनराशि को नियंत्रक अधिकारी जो वहाँ का मंत्री होता है उसको आवंटित करता है एवं उसको परामर्श देता है। ठीक है, जो विभाग होता है, विभाग के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो नियंत्रक अधिकारी जो मंत्री होता है उसको धनराशि को आवंटित करते हैं और उसको परामर्श देते हैं कि ऐसे ऐसे इस पैसे को खर्च करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ पे चलता है। फिर बात करते हैं कटौती प्रस्ताव की, इसको हम कट मोशन भी बोलते हैं। तो किसी विशेष अनुदान की मांग को घटाने या कम करने का जो प्रस्ताव होता है कटौती प्रस्ताव कहलाता है। यानी कि किसी विशेष अनुदान की मांग, कोई भी विभाग है
उसकी जो अनुदान है, उसकी मांग है, उसको कम करना है या फिर उसको घटाना है, ठीक है, घटाने के लिए जो भी प्रस्ताव लेके आया जाता है उसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, नीति अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव यानी कि पॉलिसी कट मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार की नीति होती है उसको अस्वीकार किया जाता है और मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। तो क्या 1 रुपए करने का तथ्य यही है कि व्यंग्यात्मक रूप से हम उस नीति को अस्वीकार करते हैं, उसको लागू ना किया जाए। इसको बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। फिर आता है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। अगर सांसद को लगे कि मांग में अनावश्यक खर्च किया जा रहा है तो वो इस प्रस्ताव को लाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया जा रहा है। अगर किसी मेंबर को ये लगता है कि ये जो नीति है या फिर ये यहाँ पे जो मांग करी गई है वो बहुत ज़्यादा करी गई है, इसमें कम खर्च किया जाना चाहिए, तो तब भी इस प्रस्ताव को लेके आते हैं जिसको बोलते हैं मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। फिर बात करते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की। तो इसमें क्या किया जाता है कि अनुदान की जो मांग होती है उसमें से 100 रुपए घटाए जाते हैं, सिर्फ 100 रुपए घटाए जाते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव के अंदर में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो लास्ट होगी बजट के ऊपर, जिसमें हम बजट के जो अलग अलग टाइप होते हैं उसके जो अलग अलग जो अप्रोचेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।